इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं रह गया, और यही कारण है कि मैंने अपनी जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला किया है। मैंने अपनी बीवी शेफाली और बेटी नेत्रा से बहुत बहुत प्यार किया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मैं इन्हीं लोगों के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूं। तुमने दुल्हन का लिबास क्यों उतार दिया? क्यों? तुम्हें क्या लगा कि मैं हिंदी मीडियम वाली लड़की की तरह सुहाग रात के दिन डरी डरी सी, शर्माई हुई, अपना सर ढकी हुई बैठी रहूंगी और तुम आओगे और मेरा घूंघट उठाकर मुझसे पूछोगे कि तुम्हारा क्या नाम है बसंती? ऐसे? प्लीज। ऐसी बात नहीं है, पर हमारी परंपरा है। कम ऑन। और तुम भी ये मैजिशियन वाली शेरवानी पहनकर क्यों खड़े हुए हो अभी तक? प्लीज गो एंड चेंज। कितनी अजीब सी है। पता नहीं मेरे पापा ने क्या सोच के तुमसे शादी कर दी। वैसे अच्छा नहीं होता कि अगर तुम्हारे पास पैसे के साथ साथ थोड़ी क्लास होती तो मेरी फ्रेंड्स कितनी इम्प्रेस्ड होती मुझसे, है कि नहीं? वैसे सुनो, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? दिखाओ ना। ये कितनी लोकल मेड है, इसे तो मैं पहन भी नहीं सकती। शेफाली, वैसे तुम्हें किस तरह की अंगूठी चाहिए? तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि आजकल इटालियन डिजाइन का फैशन है। ठीक है, मैं वैसे ही लेकर आऊंगा। हाथ हटाओ। जब अंगूठी ले आओगे तब मेरे पास आना। गुड नाइट। देखो, इन सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स शेफाली और नेत्रा के नाम हो जाने चाहिए। सर आप फिक्र मत कीजिए, 15 दिन में सारे पेपर्स रेडी हो जाएंगे। तो फिर मैं चलूं? श्योर।
थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी दवाई। एक तुम ही हो जिसे मेरी सभी दवाइयों का टाइम पता रहता है। सर मैं जानता हूँ कि यही वो काम है जो आप अक्सर भूल जाते हैं। अच्छा, वो टैक्स की फाइल जमा हो गई? सर उसके लिए सीए ने बुलाया है, मैं जाकर आता हूँ। वो तो ठीक है ऋषभ, ये बताओ कि अपने मम्मी पापा से कब मिलवा रहा है? सर वो जल्दी आपसे मिलने आएंगे। मैं सीए से मिलकर आता हूँ। ठीक। अगर ऋषभ से नेत्रा की शादी हो जाती है तो ये उसका ख्याल भी रख सकता है और खुश भी। हाँ शेफाली। जल्दी घर आओ, नेत्रा को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। क्या? नेत्रा, क्या हुआ ये? हाँ? स्कूटी को ट्रक ने ठोक दिया, मैं मरते मरते बची हूँ। माय गॉड। पर ये हुआ कैसे और कहाँ हुआ? ये फालतू का प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है आपको। कितनी बार कहा मैंने कार खरीद दो, कार खरीद दो, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। अरे मैं तो कब से कह रहा हूं कि तुम कार ले लो, पर तुम खुद ही कार लेने को तैयार नहीं हो। नहीं चाहिए मुझे आपकी वो सस्ती सी कार। मैं लूंगी तो अच्छी कार लूंगी, वरना रहने दो आप। नेत्रा, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है? आपको शायद जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसे है। महंगी गाड़ी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस मेहनत करने से बढ़ता है। देखो प्लीज, अपनी ये मिडिल क्लास की सोच ना तुम अपने पास रखो। मुझे यही सब बातें कर करके तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन कम से कम अपनी बेटी का तो सोचो। इकलौती बेटी है तुम्हारी, अगर तुमने इसकी इच्छाएं पूरी नहीं की तो इस पैसे का क्या फायदा? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाबाश, मैंने कहा था ना, इस हिंदी मीडियम से ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। मम्मी, you are really great. नरेश का फोन है। हाँ नरेश, बोलो। दीदी, एक जरूरी बात है, सुनोगी तो मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तू कल घर आ जा, फिर बात करते हैं। हाँ, ओके बाय। दीदी आप हमेशा से चाहती थी ना कि आप यूएस जाके सेटल हो, वहां आपका अपना बिजनेस हो, लेकिन आप हाउसवाइफ बन के रह गए। नहीं, क्या करूं? पापा ने ऐसे देसी आदमी से शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिसमें काम के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका यूएस का ग्रीन कार्ड बन जाए नेत्रा के साथ, तो कैसा रहेगा? अभी ये सब कहाँ पॉसिबल है ना? है एक आदमी जो काम कर सकता है। रियली? कौन है वो? है तो मिलवाओ ना। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा यूएस में रहते हैं और उनका इंडिया भी आना जाना कम रहता है, इसलिए सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस मुझे संभालना पड़ता है, इसलिए फोटोग्राफी के लिए टाइम भी नहीं मिलता। वैसे तो मैं भी यूएस सेटल होना चाहती थी, पर क्या करूं, यहीं पे फंस के रह गई। वैसे नेत्रा भी अपना एमबीए करने के लिए यूएस जाना चाहती है, तो वही मैं सोच रही थी। नो प्रॉब्लम, मैं पापा से बात कर लूंगा एंड जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होगा इट विल बी डन। वैसे नेक्स्ट मंथ इसके मम्मी पापा आने वाले हैं यूएस से, इसके लिए लड़की देखने। अगर आप बोलो तो डिनर के लिए इनवाइट करूं? अरे डिनर क्यों,
सीधा ब्रेकफास्ट पर ले आएंगे ना, है कि नहीं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब हो जाएगा और बाकी की सारी बातें भी हो जाएंगी। क्यों? अरे केशव, आप आ गए? दिस इज अंशुल। हेलो। ये ना NRI है और इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है। US से आया है। अच्छा है। तुम्हारी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ? जी जीजा जी, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, रिजल्ट आ जाएगा। हो जाएगा तो बताना। जी। अरे एक्चुअली मेरे हस्बैंड ज्यादा सोशल नहीं है, सो प्लीज बुरा मत मानना। इट्स ओके। नेत्रा, तुम अंशुल से जरा डिस्कस कर लो कि तुम्हारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी। मैं भी नाश्ता लेकर आती हूँ। ऑलराइट? आप फोटोग्राफर भी हो? यस, और एक्चुअली यही मेरा रियल पैशन है। वाह, मुझे ना मॉडलिंग का बहुत शौक है। ओके, सो वी कैन डू इट एनी टाइम। ओके। मैं जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाऊं। ये जीजा जी का बिजनेस तो क्या, एक न एक दिन पूरी प्रॉपर्टी हमारी होगी। लेकिन आपकी बहन और भांजी का क्या होगा? मेरी बहन का लालच ही तो मुझे सब कुछ दिलवाएगा। और रही बात भांजी की, तो उसे तुम्हें देखना है कि कैसे बोतल में उतारना है। One more. इधर मजा नहीं आ रहा है। Let's try something else. किसी भी चीज को बिना मेहनत किए पाने की इच्छा रखना लालच कहलाता है। शायद इसी वजह से लालच को बुरी बला कहा जाता है। एक तरफ केशव अग्रवाल थे, जिन्होंने गरीबी और अभाव का सामना करते हुए कड़ी मेहनत से एक सच्चा मुकाम हासिल किया था, और दूसरी तरफ नरेश था, जो अपनी बहन की दबी हुई इच्छाओं को अच्छी तरह जानता था। इसीलिए उनका फायदा उठाने के लिए उसने गहरी चाल चली। जब भी हमारे परिवार में अपनों के बीच कोई लकीर खिंच जाती है, तो उसका फायदा हमेशा बाहर वाले लोग उठाते हैं। शेफाली के पास वो सब कुछ था जिसके इंसान को ख्वाहिश होती है, अगर नहीं थी तो सिर्फ संतुष्टि। हाई क्लास सोसाइटी का दिखावा उसके लिए अहम हो चुका था। वो झूठ की चकाचौंध में इस कदर धंस चुकी थी कि उसे अपने पति से नफरत होने लगी थी। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और सच्ची कहानी। शेफाली ने अपनी बेटी नेत्रा को भी अपने जैसा ही बना लिया था, और उन दोनों के लिए केशव अग्रवाल सिवाय एक ATM मशीन के और कुछ भी नहीं था। और नरेश अपनी बहन की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर गहरी चाल चल चुका था। बहुत ही मजाक किया मेरा भाई। अरे केशव, बैठिए ना। ये लोग अंशुल के, बैठिए ना, ये लोग अंशुल के पेरेंट्स हैं, US से आए हैं। पता है इनके पास ग्रीन कार्ड है और बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं वहां पे। पता है नेत्रा का रिश्ता मांगने यहाँ पर US से आए हैं।
और मैंने तो हाँ कर दी है। आप भी बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, है ना? क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप लोग आज इस काम के लिए आने वाले हैं। और इस मामले में मुझे लगता है कि नेत्रा को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं नेत्रा के लिए ऑलरेडी लड़का देख चुका हूं। एक्सक्यूज मी। आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे बात करके सब सॉर्ट आउट कर दूंगी। ओके? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पसंद किए हुए लड़के को रिजेक्ट करने की? हाँ? शेफाली, नेत्रा की अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, उसे पढ़ लेने दो पहले। और तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें घर बुलाने से पहले तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था? अरे ऐसा एनआरआई लड़का कहाँ मिलेगा? नेत्रा शादी करने के बाद यूएस में सेटल हो जाएगी, कितनी खुश रहेगी, कभी सोचा इस बारे में? इंडिया में भी लोग सुखी रहते हैं और अमेरिका में भी भिखारी होते हैं। और वैसे भी तुम अंशुल के बारे में क्या जानती हो? सब कुछ जानती हूँ। उसने जो कुछ भी बताया वो झूठ भी हो सकता है ना? तुमने उसके बारे में जांच पड़ताल की है? नरेश ने इंट्रोड्यूस करवाया तो कुछ सोच समझ के ही करवाया होगा। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो क्या किसी जॉब करने के लायक भी है वो। तुम ना अपनी ये मिडिल क्लास सोच अपने पास रखो। फैसला हो चुका है, नेत्रा की शादी होगी तो सिर्फ अंशुल से होगी। गॉट इट? ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, पूछने नहीं आई हूं। शेफाली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने नेत्रा के लिए ऋषभ को पसंद किया है, बहुत अच्छा लड़का है और वो नेत्रा के साथ साथ हमारे बिजनेस को भी संभाल सकता है और वो संभालेगा। पापा, मैं और अंशुल बहुत क्लोज आ चुके हैं, और वैसे भी मुझे अपनी लाइफ में ना एक स्टैंडर्ड वाला लड़का चाहिए, आपके ऐसा भैया जी टाइप नहीं। सो प्लीज अब फालतू का प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी अंशुल से नहीं करवाऊंगा। मैं शादी करूंगी तो उसी से ही करूंगी। आपको आना हो तो आना, वरना मत आना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? खबरदार, अगर दोबारा हाथ उठाया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देखा कितनी बदतमीज हो गई है? और ये सब तुम्हारे निकम्मे भाई की वजह से हुआ है। उसी ने मिलवाया ना अंशुल से। वो खुद एक घटिया बेहुदा आदमी है। दोबारा उसे घटिया और बेहुदा बोलने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। खबरदार, अगर दोबारा हाथ उठाया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।
ये क्या हुआ भैया? तुझे क्या बताऊं? जी, भाभी इस हद तक गिर सकती है? कितने साल से समझा रही हूँ मैं आपको, अब तो समझ जाइए। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है उससे। इनके खिलाफ सख्ती बरतिए भैया। एक बार, सिर्फ एक बार आप धमकी दीजिए कि अगर यही चलता रहा ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे इनको। और एक बार उनको अपने घर से निकलने का डर समझ में आएगा ना तो खुद ब खुद सही रास्ते पे आ जाएंगे भैया। कितनी घटिया औरत हो तुम, हाँ? अपने भाई का घर तोड़ने चली हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? घटिया मैं नहीं, इतने सालों से जो आप लोग कर रहे हैं ना उससे घटिया कहते हैं भाभी। आपके पति हैं, थोड़ी इज्जत तो कर सकती हैं आप। ओ मिडिल क्लास मर्द, जो शराब हो के अपनी जबान बंद करो वरना धक्के मारकर निकाल दूंगी। गॉट इट? अपना ये पागलपन बंद करो शेफाली, और एक बात कान खोलकर सुन लो। अब अगर नेत्रा की शादी ऋषभ से नहीं हुई ना तो तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा और सारी पावर ऑफ अटर्नी ऋषभ को दे दूंगा, ताकि कल अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो वो मेरा सारा बिजनेस संभाल ले। गॉट इट? मीना बुआ ने पापा को भड़का दिया है, और अब पापा जैसा बोल रहे हैं उन्होंने वैसा कर दिया ना तो मुझे और मम्मा को हर चीज के लिए उस ऋषभ के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, और हो सकता है मुझे उससे शादी भी करनी पड़े। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस ऋषभ को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। ये नहीं रहा ना तो किस्सा ही खत्म। मैं ऋषभ जो हुआ एक घरेलू षड्यंत्र का शिकार, उसके मर्डर को बड़ी चालाकी से एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। ऋषभ की मौत ने हार्ट अटैक की बीमारी से जूझ रहे केशव को काफी हद तक तोड़ के रख दिया, क्योंकि वो ऋषभ को बेटे की तरह प्यार करते थे। वहीं दूसरी ओर शेफाली और नेत्रा की जिद के आगे केशव को हार माननी पड़ी और उसने नेत्रा और अंशुल की शादी के लिए हाँ कर दी। शेफाली ने अपनी बेटी नेत्रा की शादी में पैसा पानी की तरह बहाया। वो जितना दिखावा कर सकती थी उसने किया, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि नेत्रा शादी के बाद यूएस में सुख से रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान सोचे वो हो या ना हो, लेकिन जो बोता है वो उसे काटना पड़ता है। नरेश अब तक अपनी सारी चालों में कामयाब रहा था, अब उसे अगला कदम उठाना था। आखिर क्या होने वाला था नरेश का अगला कदम, और केशव की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था? अंकुश बेटा, तुम नेत्रा को यूएस कब ले जा रहे हो? मम्मी जी एक्चुअली अभी तो हम लोग इंडिया में ही घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि एक बार यूएस शिफ्ट हो गए तो इतना रेगुलरली आना जाना नहीं होगा, राइट? हाँ वो तो है। वैसे मेरे वीजा और बिजनेस का क्या मैंने तुम्हें कहा था कि आई एम आल्सो इंटरेस्टेड। मेरे पापा ने सारे कामों की शुरुआत कर दी है। अब क्या है, काम थोड़ा अर्जेंट है तो ज्यादा कैश लगेगा, यू नो। कैश तो मिल जाएगा, बस प्रोसेस शुरू कर दो। श्योर। हाँ ग्रेट। अभी पिछले महीने तो तुमने शादी में इतने पैसे खर्च किए हैं, अभी और पैसे क्यों चाहिए? देखो डार्लिंग, मुझे ना अंशुल के मम्मी पापा के साथ
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है और उसके लिए तो थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी ना। शेफाली, तुम्हें उस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इससे अच्छा तुम हमारे ही काम को आगे बढ़ाओ ना। हमने आज तक जो कुछ भी कमाया है अपने ही काम से कमाया है। डार्लिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हारे ये डब्बा बर्तन मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना है। मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है। फालतू के किसी काम के लिए मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। देखो, मुझे पैसे चाहिए। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। एक बात बताओ शेफाली, मैं आज तक किसके लिए जी रहा था? मैंने जितने भी पैसे कमाए वो किस पर खर्च किए? देखो, मुझे तुम्हारी इमोशनल टॉक्स नहीं सुननी है। मुझे बस पैसे चाहिए तो चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे ना तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। सही कहा तुमने। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम घटिया पने की किस हद तक जा सकती हो। इसलिए तुम जो कुछ भी करोगी मुझे हैरानी नहीं होगी। केशव जी, आप हमारे साथ चलिए। क्यों? क्या हुआ? चलिए। नरेश, क्या हुआ? शेफाली, ये क्या हुआ तुम्हें? सारा कांड करने के बाद ये पूछता है कि क्या हुआ। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मेरी बहन का जीना हराम कर रखा है। शादी वाले दिन से मारता है। मेरी बहन इसलिए शांत थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हुई थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सर, मैं कुछ कर जाऊंगा। प्लीज आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए, ले जाइए इसको यहाँ से। अरे नरेश, तुम क्या बोल रहे हो? औरत पे हाथ उठाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? डोमेस्टिक वायलेंस केस में अंदर हो सकते हैं आप। चलिए थाने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। इन्हें कहीं मत लेकर जाइए। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। दीदी, आप किसे बचाने जा रही हैं? खबरदार, खबरदार जो मेरे घर के मामले में बोले तो। और ये जानते हुए कि आदमी आपको रोज मारता है तब भी। जो भी हो, ये मेरे घर का मामला है और तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मेरी परेशानी को और मत बढ़ाओ। जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज, जाओ जाओ। बोला ना मैंने। मैडम, साफ दिखाई दे रहा है कि आपके साथ मारपीट की गई है। शिकायत करने से पीछे मत हटिए। प्लीज बताइए हमें क्या हुआ है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सच तो ये है कि मैं बाथरूम में फिसल गई थी, तो ये जो चोट आप देख रहे हैं वो उसकी वजह से है, बाकी और कुछ नहीं। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। आप प्लीज चले जाइए। मुझे इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी है। केशव जी, आज इनकी वजह से आपको छोड़ रहे हैं, आगे आप खुद समझदार हैं। चलिए। देख लिया तुमने कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इसलिए जितना पैसा मांग रही हूँ शराफत से देते जाओ, वरना मैं इससे बड़े सरप्राइजेस दे सकती हूँ। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और देख लेना शेफाली, तुम्हें इसके लिए एक दिन बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। धमकी दे रहे हो? हाँ, चुपचाप इसके ऊपर साइन कर दो, वरना दूसरा हार्ट अटैक तुम सह नहीं पाओगे। कम ऑन।
ये लो, और अब चाहो तो पुलिस को वापस बुला लो, क्योंकि जिस आदमी की बेटी और बीवी लालच में उसी को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाए, वो आदमी जेल में रहे या घर में रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये लो, और अब चाहो तो पुलिस को वापस बुला लो। क्या हुआ दीदी? अपना हाथ दे। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पागल पागल हो गई? दीदी क्या कर? अरे अब आखिरी दांव खेलना पड़ेगा। अच्छा वो आप लोग आ गए? कैसे किधर है? जी वो उस रूम में उधर। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को कितनी जोर से काटा, ये देखिए, ये देखिए। और ये सब सामान देखिए, सब तोड़फोड़ कर दिया उन्होंने, ये देखिए यहाँ पे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा भाई ना टाइम पे आ गया, वरना वो तो आज मेरी जान निकाल देते थे। क्या मैडम, कभी आप कहती हैं आपके पति ने कुछ नहीं किया, कभी कहती हैं कि उन्होंने आपके साथ मारपीट किया। वो पागल है। ठीक है, हम उन्हें मेंटल असाइलम ले जा रहे हैं, अब डॉक्टर ही तय करेंगे उनके साथ क्या करना है। पैर खोलो। अरे मैं पागल नहीं हूँ। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं हूँ पागल, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। भैया मैं आपको लेने आई हूँ। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स चेक की, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप पागल नहीं हो। ओके, आपको लेने आई हूँ मैं। नहीं भैया, आप चलिए, आप चलिए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपको, सब ठीक है, चलिए। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? आपको इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया? बैठिए बैठिए। अरे इतनी जल्दी? आप तो अभी भी कमजोर लग रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर ने पूरा चेक करने के बाद बताया है कि आप सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे भैया को कुछ भी नहीं हुआ है। How dare you? मेरे घर में घुसकर मुझे ही झूठा बोल रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती?
Just get out of my house. Get out right now. तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी ना, फिर देखती हूँ कौन किसे घर से बाहर निकालता है। Shut up. Get out right now. अपना ख्याल रखिएगा भैया। वहां बहुत तकलीफ हुई होगी ना, है ना? अब वहां दोबारा तो नहीं जाना चाहोगे? नहीं ना? मैं जो भी कहूंगी करोगे? गुड बॉय। नरेश, इन पेपर्स पे साइन कर दो। इसमें लिखा है कि आज के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम सब कुछ मेरे नाम करो। कम ऑन, डू इट। थैंक यू वेरी मच। आज के बाद तुम्हारा सब कुछ मेरा। 5-6 महीनों में मैं यूएस चली जाऊंगी अपनी बेटी और दामाद के साथ, और तुम्हारे लिए यहाँ पर एक किराए का मकान ढूंढ दूंगी। लेकिन याद रखना, अगर इस बीच तुमने जरा भी होशियारी की या मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझ गए? और लोग यही समझेंगे कि पागलपन में आकर तुमने खुद खुशी कर ली। अरे बाप रे। आइए 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 आइए, जाइए जाइए। चल। केशव इंडस्ट्रीज की नई मालकिन बनने के लिए सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। वैसे बस ये मेरा टारगेट नहीं है, आप जल्दी से मेरे यूएस के वीजा की तैयारी करो। डोंट वरी मदर इन लॉ, पापा ने ऑलरेडी आपका वीजा का काम शुरू कर दिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी है, छोटी सी बियर पार्टी तो बनती है नहीं? छोटी सी। ऑफ कोर्स होगा, जश्न होगा ना। पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि केशव इंडस्ट्रीज की मालकिन अब मैं हूं। चलो। जैसे ही वीजा का काम हो जाएगा ना, तो मैं इन दोनों का वही हाल करूंगा जो केशव का किया है। मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं रह गया, और यही कारण है कि मैंने अपनी जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला किया है। शेफाली, दीप्ति, हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? So nice to see you. Same here. How are you? Good, and you're looking gorgeous. Same as you. Congratulations on becoming chairman of Keshav Industries. Thank you so much, darling.
Come on, let's dance. Come on. मैंने अपनी बीवी शेफाली और बेटी नेत्रा से बहुत बहुत प्यार किया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मैं इन्हीं लोगों के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूं। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि केशव सुसाइड कर लेंगे। मम्मी, अच्छी बात तो ये कि सबको पता था डैडी पागल हो गए थे, वरना फालतू में हम लोग फंस जाते। अरे तुम लोग चिंता क्यों कर रही हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सुसाइड ही आएगा ना। हाँ, ये बात तो है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ। अब मैं 5-6 महीनों में यूएस चली जाऊंगी अपनी बेटी, दामाद और तुम्हारे बिजनेस के साथ। एंड लिसन, अगर इस बीच में तुमने जरा भी होशियारी दिखाई या मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर से गई, केना राइट साइड, वहां बहुत तकलीफ हुई होगी ना? इसमें लिखा है कि आज के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम सब कुछ मेरे नाम करोगे। तो जिंदा आ तो गई है लेकिन बच के जाएगी नहीं। ठीक है, मुझे भी मार दो, लेकिन तुम्हारे लिए भी एक वीडियो है मेरे पास, देखना नहीं चाहोगे? एक बार वीजा का काम हो जाए ना, तो इनसे पैसे निचोड़ के इनका भी वही हाल करूंगा जो केशव का किया है। तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, बदतमीज, बेशरम। तो जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। रुको रुको, ये अपना ड्रामा बंद करो। भैया ने अपने आखिरी समय पे मुझे मेल किया था, उसे नहीं पढ़ोगे? वैसे तो बहुत कुछ लिखा है भैया ने, लेकिन ये सुनो, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी पत्नी शेफाली, मेरी बेटी नेत्रा, नरेश और मेरा दामाद अंशुल, ये सब है। भगवान ना करे कि ऐसी फैमिली किसी को भी दे। खबरदार, मुझे हाथ लगाने की सोचना भी मत। मैं यहाँ अकेले नहीं आई हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने भैया का मेल पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया था। वो तो पागल थे, उनकी ये बात पर कौन विश्वास करेगा? मेरे भैया पागल नहीं थे, और ये डॉक्टर की रिपोर्ट से साफ पता चलता है। ना वो पागल थे, ना उन्हें कोई बीमारी थी। ये झूठ है। क्या झूठ है और क्या सच, ये समझते रहना। अब जेल में बैठ के अपने यूएस के सपने पूरे करना। अरेस्ट कर लो सबको। चल।
दुनिया में अपराध होने का सबसे बड़ा कारण होता है अपराधी की यह सोच कि वो अपनी ताकत और चालाकी से अपने अपराध की सजा से बच जाएगा। नरेश, अंशुल और शेफाली, इन सभी को यह लग रहा था कि वो जो ये खेल खेल रहे हैं इसमें जीत उनकी पक्की है। वो एक ऐसे शख्स के साथ अन्याय कर रहे थे जिसने हमेशा उनकी मदद की, उन्हें बहुत सारा प्यार दिया और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। ये हक हर किसी को होता है कि वो अपने सपनों को साकार करे, लेकिन उसके लिए सही रास्ता और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। शेफाली, नरेश और अंशुल ने गलत रास्ता इख्तियार किया जो गलत था। केशव को भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उसे अपने गुनहगारों को सजा दिलाने का रास्ता चुनना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। पुलिस जांच के दौरान ऋषभ की हत्या का भी सच सामने आ गया। अदालत ने नरेश, शेफाली और अंशुल को केशव की आत्महत्या का कसूरवार माना। नरेश और अंशुल को ऋषभ की हत्या का दोषी पाया गया। आज ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, जुर्म से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।